सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें जो कंटेंट है वो मनी, मीनिंग ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। और सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। इसका टोटल वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम्स, इवोल्यूशन ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। आज के टाइम में हम जब कोई भी गुड्स को खरीदते हैं तो हमें पैसे की हेल्प से हम आसानी से किसी भी गुड्स को खरीद सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन सेल और परचेज एनी गुड्स और सर्विस वेरी इजीली। बट इन ओल्डर टाइम हाउ एक्सचेंज वाज पॉसिबल? वस्तुएं लोग कैसे खरीदते थे? उस समय तो मनी नहीं थी, उस समय था बार्टर सिस्टम्स। Barter systems means one good is exchanged with another goods. Barter systems means the system of direct exchange of goods against goods. वस्तु को वस्तु के बदले में, without use of money. It is called CC economy. Commodity for commodity economy. For example, a person have cloth, he want to purchase wheat. वो फार्मर के पास जाता था और फार्मर से गेहूं के बदले में कपड़ा देके गेहूं खरीद लेता था। ये जो खरीदार था, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को खरीदना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को एक्सचेंज करना, ये बार्टर सिस्टम कहलाता था। बार्टर सिस्टम्स में आज के टाइम में बार्टर सिस्टम्स नहीं है, स्वाभाविक है कुछ कमियां होंगी। तो बार्टर सिस्टम्स में क्या प्रॉब्लम थी जिससे हम आज मॉनेटरी सिस्टम की तरफ आए हैं? तो देयर वर सम ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम्स। बेसिकली हम बात करें तो बार्टर सिस्टम्स का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज ए नेसेसरी कंडीशंस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर बार्टर सिस्टम्स। बहुत जरूरी है। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगी तो बार्टर सिस्टम्स के अंतर्गत हम वस्तुओं को खरीद और बेच नहीं सकते। Then what is the double coincidence of wants? Double coincidence of wants is the situation in which both parties agree to sell and buy each other's commodity. What a person desires to sell is exactly what the other person wishes to buy. This problem exists in case of barter system of exchange. नहीं, बार्टर सिस्टम्स में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का अर्थ है कि ये एक्सचेंज तभी पॉसिबल होता है जब एक व्यक्ति जो दूसरे की वस्तु खरीदना चाह रहा है, दूसरा व्यक्ति उसकी वस्तु को भी खरीदने को तैयार हो। अगर दोनों तैयार नहीं हैं तो एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए दोनों साइड से बोथ पार्टी शुड एग्री एट सेम टाइम। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये बार्टर सिस्टम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और भी प्रॉब्लम्स हैं। लैक ऑफ कॉमन मेजर्स। बार्टर सिस्टम्स में कोई ऐसा मेजर नहीं होता जो वैल्यू ऑफ गुड्स को इजीली इंडिकेट कर सके। अकाउंट की कोई यूनिट नहीं थी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, डिवीजन ऑफ सम गुड्स। जैसे हम कुछ गुड्स ऐसी होती है, स्पेशली कैटल्स, जिनका डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक गाय को हम फर्दर, एक गाय, बकरी या कोई और भी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज करो एक बकरी के बदले में 2 क्विंटल गेहूं आता है, तो 1 क्विंटल गेहूं की प्राइस क्या होगी अगेंस्ट गोट? तो डिवीजन ऑफ सम गुड्स वाज नॉट पॉसिबल। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम्स। लैक ऑफ स्टोरेबिलिटी। आज हम कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं, मनी की हेल्प से हम बैंक में अपना पैसा स्टोर कर सकते हैं। बट अंडर बार्टर सिस्टम्स जब हम किसी अनाज को या किसी पशु को या किसी कैटल को स्टोर करते हैं तो एक स्पॉइलेज का डर है, उसकी अपनी एक लाइफ टाइम है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है, डेप्रिसिएशन की भी प्रॉब्लम आती है। तो उनका डेप्रिसिएशन होगा, वस्तु को स्टोर करेंगे तो कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, उसको स्पॉइल होने का भी डर रहता है। तो दीज वर द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम्स एंड प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट है वो बार्टर सिस्टम्स में इजीली नहीं किया जा सकता। सेम टाइप ऑफ कमोडिटी जब पेमेंट के टाइम में अरेंज करना बहुत मुश्किल है। आज हम 5,000 रुपये किसी से लेते हैं, 2 साल के बाद उसको 5,000 रुपये रीपे कर सकते हैं। वो
सेम करेंसी टाइप में हमें नहीं मांगेगा। ये नहीं कहेगा कि मेरे 100 के नोट थे तो मुझे 100 के नोट ही पे करना है। लेकिन आपने गाय किसी से ली है और सेम गाय जब वापस जब करेंगे तो सेम गाय वापस करना मुश्किल है, कमजोर या उससे अच्छी गाय जल्दी से एक्सचेंज नहीं होता है। तो प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, फ्यूचर पेमेंट है, इट वाज द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम्स। ये कुछ कमियां थी, ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स यूनिट्स, लैक ऑफ डिवीजन ऑफ सम यूनिट्स, लैक ऑफ स्टोरेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इन सब के कारण हमने बार्टर सिस्टम से हम मॉनेटरी सिस्टम की तरफ शिफ्ट हुए। तो मॉनेटरी सिस्टम्स ने इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया। हाउ मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम? Money as a medium of exchange solve the problem of lack of double coincidence of marks. With the help of money, we can exchange, we can sell or purchase goods easily. In terms of money, the value of other goods can be expressed easily. Money is of a manageable size and safe, unlike some barter standards such as cattle. Money की हर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए हर साइज में, हर शेप में मनी अवेलेबल है। बट बार्टर सिस्टम्स में स्पेशली कैटल्स हर साइज में अवेलेबल नहीं होते। द वैल्यू ऑफ मनी चेंज लेस वेयर बार्टर गुड्स मे बी लूज देयर वैल्यू आफ्टर सम टाइम्स। इन टर्म्स ऑफ मनी फ्यूचर पेमेंट कैन बी इजीली मेड एज वैल्यू ऑफ मनी चेंज लेस। तो इस प्रकार से वी कैन से दैट द मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम्स। तो आज जो हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हमें जो दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे रिप्लेस हुआ है। तो हम अब बात करते हैं कि मनी क्या है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर्स ऑफ वैल्यू। कोई भी, अगर हम किसी पेन के बदले में कोई वस्तु खरीद सकते हैं, पेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सकता है, तो पेन इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ मनी। बट ये पुराने समय में था। टाइप्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी की जब हम बात करें तो एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और वी कैन से हम छोटी सी डेफिनेशन बोल सकते हैं, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन हम थोड़े अच्छे मार्क्स की बात करें तो हम लिखेंगे मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। Anything that generally accepted as a medium of exchange, at the same time it act as measures value, store value, transfer value, or we can say anything which act as money. Money is anything which act as money. मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे, जिससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, वो वस्तु मनी कहलाती है। तो हम ओल्डर फॉर्म्स में देखें तो दीज वर द ओल्डर फॉर्म्स ऑफ मनी। बीड्स हैं, काउरीज हैं, एलिफेंट टस्क हैं, ग्रेन्स हैं, कैटल्स हैं। पुराने समय में इनसे हम एक्सचेंज करते थे, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे, तो ये मनी के रूप में काम करते थे। लेकिन आज के टाइम में नहीं है, तो बार्टर सिस्टम्स में ये मनी के रूप में काम करते थे, आज मॉनेटरी सिस्टम्स में। फिर उसके बाद एक समय आया मेटेलिक कॉइन्स, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स या धातुओं के कॉइन्स बने, उन्होंने भी एज ए मनी के रूप में काम किया, लोग उसको आसानी से स्वीकार करते थे। और नाउ इट इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें, कॉइन्स, पेपर करेंसी, चेक, एटीएम, डेबिट कार्ड, ग्रीन मनी, प्लास्टिक मनी, ये हम कह सकते हैं दीज आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द मनी। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो अचानक नहीं हुआ, इसकी अपनी एक कहानी है, स्टोरी ऑफ द मनी, इवोल्यूशन ऑफ द मनी। तो हम जब बात करें इवोल्यूशन ऑफ द मनी की, तो स्टार्टिंग में कमोडिटी मनी थी, देन मेटेलिक मनी, देन पेपर मनी, देन बैंक एंड क्रेडिट मनी। तो हम जब ये लिखेंगे कि पहले कमोडिटी मनी होती थी, कुछ सिलेक्टेड गुड्स है वो एज ए मनी के रूप में काम करती थी, उसके बाद मेटल्स को हमने मनी के रूप में एक्सेप्ट किया, उसके बाद हम कॉइन्स बनाने लगे, उसके बाद पेपर मनी, और आज के टाइम में हम देख सकते हैं बैंक, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द मनी। दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द मनी, दिस इज द स्टोरी ऑफ द मनी। कैसे मुद्रा की उत्पत्ति हुई, कैसे मुद्रा का इवोल्यूशन हुआ, ये हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं तो फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी के फंक्शंस हैं बेसिकली 4-5 फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए इसको हम प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में मनी के फंक्शन नहीं है। सेकेंडरी फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो फंक्शन ऑफ मनी को हम थोड़ा सा देखते हैं। पीपल कैन सेल एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मनी, this function is called medium of exchange. So this is the definition of money also.
तो सबसे बड़ा जो फंक्शन है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मनी, एनीथिंग विच is accepted as a medium of exchange. So with the help of money we can sell and purchase goods and services through money. Measure of value, unit of account. The value of different goods and services can be expressed in terms of money. We can record our account in terms of money. Unit of account, standard of deferred payments, future transaction or payments can be made in terms of money. Store of value, we can store the value of any commodity in terms of money. So value of goods can be stored in terms of money for long period of times. Now अब हमारा फोकस जो हमारे टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी। इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक कंसेप्ट। सबसे पहला तो क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू आ सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन, कि सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक है फ्लो है, व्हाट इज, तो सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक कंसेप्ट। और व्हाट इंक्लूड इन सप्लाई ऑफ मनी, इस स्टॉक में क्या शामिल होगा, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, ऑल टाइप ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। The total stock of money held by the public at a particular point of time. Particular point of time क्यों लिखा, because it is a stock concept. अब हम बात करते हैं of money of all types, सारे प्रकार, कौन कौन से, इसमें coins भी इंक्लूड होंगे, इसमें नोट्स भी इंक्लूड होंगे, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स भी इंक्लूड होगी। हम पढ़ेंगे डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है, coins और करेंसी में क्या इंक्लूड होगा। तो अभी हम देख रहे हैं, तो मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन ऑल फॉर्म्स हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम्स। और जब हम ऑल टाइप ऑफ मनी की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। नंबर 1, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक इन कैश, जिसमें कॉइन्स एंड नोट इंक्लूड होते हैं। दूसरा, नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक, हमारी जो डिपॉजिट्स हैं इन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको हम कभी भी निकलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स, जब भी हमारी आवश्यकता हो निकलवा सकते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास, दैट आर कॉल्ड नेट डिमांड डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है, व्हाट इंक्लूड इन मनी सप्लाई, सी प्लस डीडी प्लस ओडी, सी फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डी फॉर डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक, ओडी रेफर टू अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। हम पढ़ेंगे अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है, इसमें क्या आता है। लेकिन ध्यान रखने वाली है, मनी सप्लाई की जब बात करें तो ये भी ध्यान रखना है कि मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होता। मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के पास जो मनी है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी मनी है, उसका स्टॉक इंक्लूड नहीं होगा। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, बैंकिंग सिस्टम के पास जो मनी है, आरबीआई के पास जो मनी है, कॉमर्शियल बैंक के पास जो अपना पैसा है, डिमांड डिपॉजिट्स को छोड़ के, वो इंक्लूड नहीं होता। क्वेश्चन आता है व्हाई डज नॉट इंक्लूड, तो गवर्नमेंट, बैंकिंग सिस्टम्स, रिजर्व बैंक, दीज आर द सप्लायर ऑफ द मनी। और जो स्टॉक सप्लायर ऑफ मनी के पास है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता। द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। जो सप्लायर ऑफ मनी के पास स्टॉक होगा वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। दैट्स वाई इन मनी सप्लाई ओनली सी प्लस डीडी प्लस ओडी इंक्लूड होता है। और करेंसी हेल्ड, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम विल नॉट इंक्लूडेड। तो अब मनी सप्लाई को कैसे मापते हैं, मेजर्स। तो जब हम मेजर्स करते हैं तो मनी सप्लाई के 4 मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4, नैरो से लेके ब्रॉड कंसेप्ट तक। M1 और M2 नैरो कंसेप्ट है, M3 और M4 नैरो ब्रॉड कंसेप्ट है। हमारे सिलेबस में केवल M1 है, तो हमारा फोकस रहेगा M1 में। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। M1 में करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक C प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक। अब तीनों में फोकस करेंगे कि ये तीनों क्या है, C क्या है, DD क्या है, OD क्या है। और यही हमारी मनी सप्लाई की डेफिनेशन थी। हमने मनी सप्लाई की डेफिनेशन में भी कहा था, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन फॉर्म्स ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के रूप में।
M2 थोड़ा सा इससे ब्रॉड कंसेप्ट है। M1 के तीनों कंपोनेंट्स के अलावा डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इंक्लूड होता है। तो M1 और M2 दोनों नैरो कंसेप्ट है। M3 एक और कंसेप्ट है जिसमें M1 के तीनों, देखिए तीनों तो इंक्लूड होंगे M1 के तीनों C प्लस DD प्लस OD के अलावा टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट विद RBI इंक्लूड होती है। M3 यानी C प्लस DD प्लस OD M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स एंड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट अदर देन NSC इंक्लूड नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि M1 M2 नैरो कंसेप्ट है, M3 M4 ब्रॉड कंसेप्ट है। हमारे सिलेबस में CBSE एग्जाम के लिए जो है वो केवल सिलेबस में दिया गया है M1, इसलिए हमारा फोकस इसी पे रहना चाहिए। मनी सप्लाई अगर पूछा गया तो इट मींस बाय डिफॉल्ट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई ऑफ M1 मेजर है वो पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हम M1 पे फोकस करते हैं। मनी सप्लाई, इसमें तीन चीजें होंगी C, DD, OD। तो तीन कंपोनेंट्स है मनी सप्लाई के, करेंसी कंपोनेंट्स, डिपॉजिट कंपोनेंट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक। सबसे पहले हम बात करें करेंसी कंपोनेंट्स में क्या आता है। C, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इट इंक्लूड कॉइन्स एज वेल एज द पेपर नोट्स। जो लोगों के पास करेंसी है कॉइन्स के फॉर्म्स में या पेपर नोट के फॉर्म्स में, वो इंक्लूड होता है। डिमांड डिपॉजिट्स, द डिपॉजिट्स दैट कैन बी ड्रॉन एनी टाइम्स by the check or by the use of ATM are known as demand deposits। हमारी वो जमाएं कॉमर्शियल बैंक के पास जिनको हम हमारी डिमांड होने पर कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, इवन चेक और ATM से भी निकाला जा सकता है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की डिपॉजिट्स हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं, बिकॉज FD फिक्स डिपॉजिट है, उसको हम बैंक में जाके ही विड्रॉ कर सकते हैं टाइम पूरा होने पर। तो बैंक बेसिकली तीन प्रकार के अकाउंट हमारे ओपन करता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट, फिक्स टाइम डिपॉजिट्स। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं उसको हम डिमांड डिपॉजिट्स कह सकते हैं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में हम पैसा डलवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट्स में हम विड्रॉ और डिपॉजिट्स टाइम हर बार अगेन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ये ATM तो हमने देखा, आजकल चेक क्या होता है। चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्शंस द बैंक्स टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम पर्सन अकाउंट्स टू पर्सन इन होम चेक हुज नेम द चेक हैज बीन मेड। ये बैंक के को एक लिखित आदेश होता है जिस व्यक्ति का अकाउंट होता है उसके द्वारा, और किसी दूसरे व्यक्ति का जिसके ऊपर नाम लिखा जाता है उस व्यक्ति को वो अमाउंट पे करने का बैंक को आदेश दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड चेक। अब हम बात करें कि यहाँ एक कंसेप्ट है डिमांड डिपॉजिट्स में नेट डिमांड डिपॉजिट्स आती हैं। तो हम बात करें कि नेट डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, तो एक कंसेप्ट है नेट डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स ऑफ वन बैंक अगेंस्ट अदर। एक बैंक का दूसरे बैंक में डिपॉजिट्स हैं, एक बैंक के क्लेम दूसरे बैंक के अगेंस्ट हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं, इंटर बैंकिंग क्लेम इंक्लूड होते हैं। लेकिन नेट डिमांड डिपॉजिट्स में इंटर बैंकिंग क्लेम इंक्लूड नहीं होते, और ये ध्यान रहे इंटर बैंकिंग क्लेम आर नॉट पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल। दैट्स व्हाई ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स with commercial bank are taken as a part of money supply. Gross demand deposits will not be taken as a part of a money supply of the country। इसीलिए जब हम लिखते हैं मनी सप्लाई का डेफिनेशन या उसके कंपोनेंट C, करेंसी हेल्ड प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। अब हम बात करते हैं कि अदर डिपॉजिट्स क्या है। अदर डिपॉजिट्स विद RBI लिखा होता है उसमें, इसमें क्या इंक्लूड होता है। इसमें तीन चीजें बेसिकली इंक्लूड है। डिमांड डिपॉजिट विद RBI के पास डिमांड डिपॉजिट्स किसकी, ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए लोगों का पैसा होता है, तो वो अगर जब तक लोगों को नहीं मिला है तो वो डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में RBI के पास होता है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट, दूसरे देशों की
जो हमारे लोगों को हेल्प के तौर पे मिलती हैं या फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से, वो जब तक पब्लिक के पास नहीं आते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई के रूप में आरबीआई के पास रहती हैं। थर्ड वन, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास, जब तक पब्लिक को नहीं मिलेंगी डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई के रूप में इंक्लूड होती हैं। तो तीन चीजें, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, एंड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन तीनों की, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई अदर डिपॉजिट्स में इंक्लूड होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्पेशली ओडी डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद आरबीआई। आरबीआई के पास गवर्नमेंट का पैसा है और आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक का पैसा है, बैंकिंग सिस्टम का पैसा आरबीआई के पास है, वो दैट will not include in other deposits. तो स्पेशली अदर डिपॉजिट does not include deposits of the government with RBI, deposits of the country banking system with RBI. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि डिमांड डिपॉजिट्स में हम नेट डिमांड डिपॉजिट्स करते हैं, इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स नहीं होती, और अदर डिपॉजिट्स में हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, आरबीआई, गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास है और बैंकिंग सिस्टम की डिपॉजिट्स विद आरबीआई वो इंक्लूड नहीं होती हैं। जैसे जिस प्रकार से हमने कहा कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक के अलावा डिमांड डिपॉजिट्स, इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स इंक्लूड नहीं होती, उसी प्रकार अदर डिपॉजिट्स में, और जो मनी सप्लाई के अंदर जो स्टॉक आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम के पास है, गवर्नमेंट के पास है, वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है कि दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज दीज आर द supplier of the government and the banking system are the supplier of the money. अब क्वेश्चन आता है, who supply money? तो गवर्नमेंट इन इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री आरबीआई सप्लाई द मनी, इश्यू नोट करती है। कॉमर्शियल बैंक बाय क्रिएटिंग क्रेडिट्स, गवर्नमेंट बाय कोइंस इश्यू करती है, इसके द्वारा सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट इंडिया में मनी सप्लाई करते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है, मनी क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। कॉमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स होंगी वो मनी सप्लाई क्रिएट कर रहा है, मनी मल्टीप्लायर, वो डिमांड डिपॉजिट्स उसको नाम दिया जाता है बैंक मनी। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बैंक मनी? तो बैंक मनी, मनी क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स इन द फॉर्म्स ऑफ ए डिमांड डिपॉजिट्स बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड ए बैंक डिपॉजिट्स। तो एक बार फिर से हम मनी सप्लाई को रिवाइज करते हैं। मनी सप्लाई, स्टॉक ऑफ सप्लाई, स्टॉक ऑफ मनी इन ऑल फॉर्म्स हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, इन ऑल फॉर्म्स सी प्लस टीडी प्लस ओडी। एक बात ध्यान रखनी है, आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास और बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स, तो डिमांड डिपॉजिट्स में हम ध्यान देंगे कि नेट डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड होती हैं। और तीसरा अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स में भी हमें देखना है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई होती हैं, किसकी? ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन सेंट्रल बैंक, एंड अदर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहां भी ध्यान रखना है, अदर डिपॉजिट्स में गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास है, डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद आरबीआई एंड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई विल नॉट इंक्लूड इन अदर डिपॉजिट्स। तो हमारा ध्यान क्लियर। और नेक्स्ट हमारा बनता है हु सप्लाई मनी, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ये मनी सप्लायर है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।